नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय अपने इस चैनल तरविंदर ओबरॉय में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डेंगू द फ्लाइंग मिनान्स। लास्ट टॉपिक में मैंने टाइफाइड फीवर की बात की थी और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर की, इसके सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट और इसके प्रिकॉशंस। जैसे कि हमें मालूम हो, डेंगू फीवर जो है ये एक मच्छर की प्रजाति से होता है जिसका नाम है एडिस एगिप्टिस या एडिस एल्डोपिक्टस। इसकी दो प्रजातियां हैं, ठीक है। ये मच्छर जो है ये इस फीवर का कैरियर है, ठीक है। और जो ये वायरस के सीरोटाइप्स हैं, जो ये वायरस है, उनको बोला जाता है डेंगू V1, डेंगू V2, डेंगू V3 या डेंगू V4, यानी कि DEN V1, DEN V2, DE1 V3 एंड DE1 V4। और ये चार सीरोटाइप्स जो हैं, ये चारों के चारों सीरोटाइप्स अपने आप में पूरी की पूरी बीमारी करने में सक्षम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को DN1 डेंगू 1 यानी डेंगू V1 से अगर वो प्रभावित हुआ है, बीमार हुआ है, तो अगले साल चांसेस हैं कि उसको बाकी तीनों में से भी कोई डेंगू लग सकता है। क्योंकि मैंने बताया, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर डेंगू एक बार हो जाए तो बार बार नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अगर डेंगू का एक सीरोटाइप से वो इन्फेक्टेड हो जाए तो अगले साल के लिए उस पर इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन बाकी के 3 सीरोटाइप्स हैं उसे बीमार करने के लिए। जहां तक हम मच्छर की बात करें, जो मच्छर होता है उसकी जो अपीयरेंस है, काले छोटे साइज का मच्छर होता है। पर्टिकुलरली उसके जो पैर होते हैं उसमें व्हाइट व्हाइट डॉट्स होते हैं और चमकीले रंग की, ब्लैक और चमकीले रंग की उसकी कुछ अपीयरेंस होती है। थोड़ा सा वो भिन्न होता है और मच्छरों से। मुख्यतः ये मच्छर जो है ये एक्टिव होता है सनराइज से लेके सनसेट के समय, लेकिन अगर रात में कहीं पे अच्छी लाइट भी पड़ रही हो तो भी ये मच्छर एक्टिव हो जाता है और ये बाइट करता है। मुख्यतः ये एंकल के पीछे और एल्बो के पीछे बाइट करता है, पीछे से बाइट करता है, इसलिए काफी समय तक नोटिस में नहीं आता। ये चुपके से काट के चला जाता है, ये फ्रंट से नहीं काटता, ठीक है मित्रों। अब हम बात करें अगर इसके सिम्टम्स की। अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त हो चुका है, कोई इस फीवर से पीड़ित हो चुका है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम तेज बुखार आना, हाई फीवर। हड्डियों में व जोड़ों में दर्द होना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। सिर में तेज दर्द होना, आंखों के पीछे तेज दर्द होना, उल्टी का मन होना या उल्टी आना। पर्टिकुलरली जो है इसके साथ बॉडी में रैशेस होना, ठीक है। ये इसके कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं। और अगर मैं इसके कुछ हार्ड सिम्टम्स की बात करूं, जैसे कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर वो पहली स्टेज से नहीं उभरा है, अब वो दूसरी स्टेज में जा चुका है, तो जो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स है वो कुछ इस तरह होंगे कि पर्टिकुलरली पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, लगातार उल्टी बने रहना, लगातार जो है स्टूल में खून आना, उल्टी में खून आना, पर्टिकुलरली मुंह में जो है दाने हो जाना, ब्रूजेस हो जाना, खून के जो ब्रूजेस होते हैं, चकते हो जाना बॉडी में जगह जगह खून के, लगता है कि जैसे ब्रूजेस हो गए। और इसके अलावा गम्स में, दांतों में जो हमारे मसूड़े हैं वहां से खून आना। तो ये सिम्टम्स वो हैं जब बंदा पहली स्टेज पार कर लेता है और उसको दूसरे स्टेज में भी ये सिम्टम्स आते हैं। तो मुख्यतः इन सिम्टम्स से आप इसको पहचान सकते हो। और अगर मैं जहां तक बात करूं कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है IgM-G और IgM-M एंटीबॉडी टेस्ट। ये मुख्यतः टेस्ट जो होता है चौथे और 5वें दिन में पकड़ में आ जाता है कि डेंगू है या नहीं है। इसके अलावा एक जो है पर्टिकुलरली RT-PCR टेस्ट है। RT-PCR टेस्ट जो होता है वो एक डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये डेंगू वायरस है या नहीं, बिकॉज वो उसके जेनेटिक मटेरियल को पकड़ लेता है। इसके अलावा जो एक और टेस्ट है उसका नाम है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 टेस्ट। जी हाँ, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट जो है ये भी पहले हफ्ते में डेंगू का एक तरह से आप कह लीजिए कि एंटीजन टेस्ट है, जिससे में डेंगू का जो नॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है P1 है वो पकड़ में आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलरली डेंगू टेस्ट है। इसके अलावा एक
अनकॉमन, एक कॉमन टेस्ट तो है पर ये पर्टिकुलर नहीं है, इसका नाम होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट। इसमें प्लेटलेट काउंट का कम पाया जाना, रेड ब्लड सेल्स का कम पाया जाना, ये इंगित करता है कि बंदा जो है इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। बाकी अगर आप डॉक्टरी सलाह लेते हैं या डॉक्टरी कंसल्टेशन लेते हैं तो आपके सिम्टम्स को देख के डॉक्टर ये भी बता देगा कि ये पर्टिकुलरली डेंगू फीवर ही है या जायका या चिकनगुनिया, बिकॉज यही मच्छर जो है एडिस एगिप्टिस चिकनगुनिया व जैका फीवर भी फैलाता है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बात करें इसके उपचार की यानी कि ट्रीटमेंट की, तो एक बात ध्यान देने वाली है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी इस बीमारी का इलाज आप एंटीबायोटिक से ना करें, बिकॉज इस बीमारी में एंटीबायोटिक देना बहुत खतरनाक है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है, हेमरेज होता है। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे इट कैन लीड टू फर्दर ब्लीडिंग, इट कैन लीड टू द ब्लीडिंग इन द किडनी एंड लीवर एंड इट कैन लीड टू द फर्दर पर्टिकुलरली जिसको मैं बोलना चाहिए प्लेटलेट काउंट। तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि इसमें तेज बुखार है, अपने आप तेज बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। हाई फीवर होता है, हाई फीवर की वजह से पर्टिकुलरली काफ़ी पसीना आता है, डिहाइड्रेशन होती है, उल्टी आती है, स्टूल्स भी आ सकते हैं पतले। इससे भी क्या होता है काफ़ी बॉडी का पानी निकल जाता है। ऐसे केसेस में आप ORS, रिहाइड्रेट, नारियल पानी वगैरह इत्यादि दे सकते हैं। देन इसके अलावा हमें क्या करना है कि ये बेसिकली हमें ये उपचार करने और पेशेंट को हमने कंप्लीट रेस्ट देना है, बिकॉज जब वो रेस्ट करेगा तभी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी और वो अपने आप को रिकवर कर पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा इस पहली स्टेज में रिकवर नहीं हो पाता, तो सेकेंड स्टेज आती है हॉस्पिटल की, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं इंटरनल IV, इंटरनल फ्लूइड्स बॉडी में देते हैं थ्रू द ड्रिप। ठीक है, जो बंदे की को रिहाइड्रेट करता है। सेकंड केसेस में वो कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं ताकि पता चले, क्योंकि इसमें क्या होता है डेंगू के जो एक्सट्रीम केसेस में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और एक एक्सटर्नल शॉक आ जाता है जिससे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग चलती है। थर्ड में क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स का काफ़ी लॉस हो जाता है अगर स्टेज आगे निकल जाए, तो अस्पतालों में मुख्यतः प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूज़न की जाती है, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न अगर नहीं की जाएगी तो ब्लड का लॉस हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट है जो मैंने पहले बताया जो घर में किया जाता है और जो सेकंड बताया जो हॉस्पिटल्स में होता है। अच्छा, एक बात काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं या काफ़ी एक क्वेश्चन भी आता है कि इसमें पर्टिकुलरली प्लेटलेट लॉस क्यों होते हैं, है ना, इसमें प्लेटलेट ही क्यों होते हैं? देखो, प्लेटलेट और ब्लडलेस दोनों होता है, लेकिन प्लेटलेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि डेंगू वायरस क्या करता है हमारी बोन मैरो में क्षति पहुंचाता है और उस टेम्परेरी क्षति के कारण हमारी जो बोन मैरो है वो प्लेटलेट बनाना ये तो बंद कर देती है या काफ़ी कम कर देती है। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी फिनोमिना होता है लेकिन एक्यूट होता है। सेकंड केसेस में क्या होता है, प्लाज्मा लीक करता है आर्टरीज और वेन से, जिसके लिए प्लेटलेट्स की ज़्यादा जरूरत होती है इंटरनली, ताकि वो वहाँ पे जो रप्चर्स हुए हैं, जो प्लाज्मा लीक हुआ है उसको वो रिपेयर करने के लिए अपने प्लेटलेट्स को दे सके। तीसरा एक कारण और भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो हमारे प्लेटलेट्स को ही दुश्मन मान के उनका डिस्ट्रक्शन कर देता है। जो हमारे साइटोकाइनिन्स हैं, ठीक है, जो हमारे एंटीबॉडीज, जो हमारा बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम है जो हमारा साइटोकाइनिन से बना हुआ है, वो हमारे ही प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी की प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, एक और फिनोमिना है, कई बार स्प्लीन, जो बॉडी का स्प्लीन है वो ही क्या करता है, इस बीमारी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स अपने अंदर इकट्ठी करने लग जाता है, ब्लड में इसकी सप्लाई कम जाती है और वो अपने आप अपने अंदर जमा करने लग जाता है। तो ये बेसिकली इसके रीजंस हैं कि क्यों प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं। दोस्तों, डेंगू कोई हल्की बीमारी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। लास्ट ईयर इसकी जो लहर थी वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थी,
इस बार सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि इसकी जो लहर है वो बेसिकली साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। करीबन 32,000 केसेस अभी तक पकड़े गए हैं, ठीक है। और बताया यही जा रहा है कि इस बार जो है ये 75% ज़्यादा आया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से 75% ज़्यादा केसेस हैं इसके, क्योंकि अगर समय रहते इसके सिम्टम्स को ना पकड़ा जाए, इसको ना देखा जाए, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो मित्रों, प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि डेंगू की बीमारी से हम बचें कैसे। डेंगू की बीमारी से बचने का यही सही तरीका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो मच्छर है वो सनराइज से लेके सनसेट में एक्टिव रहता है। तो इस बीच हम जिस भी प्लेस में हो, चाहे हम अपने घरों में हो या ऑफिस में हो, हमें अपने उन रूम्स में मॉस्किटो रेपेलेंट को लगा के रखना है ताकि ये मच्छर का बाइट ना हो। स्पेशली उन जगह में जहाँ पे मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है, जहाँ पे इन मच्छरों का एक तरह से बोलना चाहिए बाढ़ आ रखी है, उस एरिया में काफ़ी केसेस हैं। हम गुड नाइट, रेपेलेंट, ओडोमॉस जैसे ये सब चीज़ें जो होती हैं, रेपेलेंट वगैरह, हम इसको लगा सकते हैं। अगर हम आउटडोर में जा रहे हैं तो ओडोमॉस के जो स्प्रेज आते हैं या जो ड्रॉप्स आते हैं उसको हम कपड़ों में लगा लें, ताकि एक तरह से एक जैसे बोलना चाहिए ना सुरक्षा चक्र वो बन सके, हमारे मच्छर आसपास ना आए। क्योंकि इस रेपेलेंट्स के अंदर क्या होता है कि ये एसेंशियल ऑयल से बने हुए होते हैं। जैसे ओडोमॉस के और गोदरेज के आजकल जो रेपेलेंट्स आ रहे हैं ये एसेंशियल ऑयल से बने होते हैं, और इसकी गंध जो होती है, जिसकी जो तीखी खुशबू होती है, ये मच्छरों को अपने ओर से डिस्ट्रैक्ट करती है, मच्छरों को रेपल करती है। तो इस वजह से मच्छर पास नहीं आते और ये छोटे बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। अगर आप कहीं पार्क वगैरह में भी घूमने जा रहे हैं या ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि काफ़ी घास है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे मच्छर हो सकते हैं, तब भी ये आपका काफ़ी अच्छा, ये जो रेपेलेंट ऑयल्स आते हैं ये काफ़ी काम करेंगे। घरों में सोते हुए एटलीस्ट कुछ देर के लिए अगेन रेपेलेंट्स को जलाएं या मच्छरदानी का यूज़ करें। लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहने, हाफ बाजू की टी शर्ट्स वगैरह ना पहने, लॉन्ग बाजू की टी शर्ट्स, लॉन्ग स्लीव्स ही पहने। इसके अलावा आपके घरों में जो कूलर इत्यादि वगैरह हैं, ध्यान दें कि वहाँ पे पानी जमा तो नहीं हो रहा, उस पानी के अंदर कोई मच्छर ने लार्वा तो नहीं दिए, उस पानी को चेंज करते रहें। आपको अपने घर के आसपास कहीं पे भी कोई रुका हुआ पानी नजर आता है तो उस पर तुरंत से मिट्टी तेल या इस तरह का कोई ऑयल डालें, जिससे उसके ऊपर एक लेयर बन जाए, जिससे उसके नीचे मच्छर अंडे ना दे पाए या वो पैदा ना हो पाए, ठीक है। अपने क्षेत्र के पार्षद से, म्यूनिसिपैलिटी वालों के संपर्क में रहें, उनसे बात करें कि वो एंटी एक तरह से जिसमें जो ये पर्टिकुलरली पेस्टिसाइडल स्प्रेज टाइप के कुछ होते हैं जो लोग स्प्रे करते हैं, उसका ये स्प्रे उन जगह में कराएं जहाँ पे मच्छरों की जनसंख्या ज़्यादा है। ये कुछ इस तरह के स्प्रेज ये लोग अपना मशीन से यूज़ करते हैं, इसको हम फॉगिंग बोलते हैं। तो फॉगिंग का इस्तेमाल करवाएं, अपने म्यूनिसिपैलिटी, अपने लोकली पार्षद को बोलें, अपने मेयर तक इस बात को उठाएं कि उस एरिया में प्रॉपरली फॉगिंग होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे पर्टिकुलरली झाड़ियाँ हैं या घास उगी रखी है उसको कटवाएं ताकि वहाँ मच्छर ना छुपें। इसके अलावा रात को सोते समय भी कोशिश करें कि मॉस्किटो नेट के अंदर ही सोएं। कई बार क्या होता है कि हम अपने रूम में बहुत देर तक अगर मॉस्किटो रेपेलेंट जलाते हैं तो उसकी तेज तीखी खुशबू कह लीजिए या गंध कह लीजिए, हमें नींद नहीं आती, हम बंद कर देते हैं। तो कई बार मच्छरों को अगेन मौका मिल जाता है कि वो काट लेते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक बैट्स या इलेक्ट्रिक जो आजकल बैट आते हैं उससे भी मच्छरों को मार सकते हैं। तो इससे क्या होएगा कि ये इन सभी तरीकों से क्या होएगा कि हम अपने आप को कुछ हद तक मच्छरों से बचा सकते हैं। बाकी मैं जहाँ तक बात करूंगा इसकी, अभी तो इंडिया में कोई ऐसी वैक्सीन आई नहीं है कि अगर हम इसका वैक्सीनेशन कोर्स करें हम इससे बच जाएं। हाँ, यूएसए में जरूर आई है। यूएसए में इसकी कुछ एक वैक्सीन आई हैं जो बच्चों को भी लगती हैं और कुछ इस तरह के लोगों को भी लगती हैं, बूढ़ों को, जिससे इनको इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आई है। हमारे लिए सिर्फ बचाव ही सावधानी है। तो मित्रों, आज इस टॉपिक के ऊपर हमने बात करी डेंगू के ऊपर। डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं, डेंगू का टेस्ट क्या है, डेंगू का ट्रीटमेंट क्या है और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको इससे समझने का मौका मिला होगा, कुछ ना कुछ आपको लगा होगा कि आपके इसके अंदर मतलब का है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ समझ में आया है, इससे कुछ अपना लाभ उठा सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें,
इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आगे आगे नए नए टॉपिक्स के साथ वीडियो बनाते रहूं। पहले मेरे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डायबिटीज़ के ऊपर भी रहे हैं, और अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि नया नया कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के बारे में बताते रहूं। और इसके अलावा मैं कुछ नई नई डिसीज़ के बारे में भी बात करते रहता हूं। जैसे लास्ट वीडियो में टाइफाइड किया था, अब डेंगू के ऊपर किया, बिकॉज जो करंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूं। तो धन्यवाद मित्रों, आपका ऐसे ही सहयोग मुझे मिलता रहे।